गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो हमारे नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलके सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकाला है। फर्स्ट एडिशन कब निकला था? अक्टूबर 2019 में। ठीक है। तो ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या करता है? ये इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ और परफॉर्मेंस एक तरह से ये रिपोर्ट एग्जामिन करती है कि जो स्टेट्स हैं उनकी इनोवेशन की जो कैपेबिलिटी है या उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले कुछ टाइम से। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि हमारी स्टेट्स ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले कुछ टाइम में। तो सबसे जो मेजर स्टेट्स हैं उनकी कैटेगरी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो कर्नाटका की रही है। पिछली जो एडिशन था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का उसमें भी कर्नाटका टॉप पे थी, इस बार भी कर्नाटका टॉप में है। ठीक है। और रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली हाई अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है कर्नाटका के अंदर, तो इसलिए उसका जो रैंकिंग है वो उसने मेंटेन किया फर्स्ट रैंक। और टॉप 5 जो स्टेट्स हैं जो हमारे इसमें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के जो हमारे रैंकिंग में टॉप 5 स्टेट्स हैं उसमें जो 4 स्टेट्स हैं वो साउथ इंडिया की है। ठीक है। कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि हमारी बाकी स्टेट्स जो हैं वो बाकी जो नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया या ईस्टर्न इंडिया की स्टेट्स जो हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस। तो दे शुड बक अप। ठीक है। तो उनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इसमें। ठीक है। तो यूटी के कैटेगरी में दिल्ली जो है उसने फर्स्ट जो है रैंक जो है अपना रिटेन किया। पिछली बार भी वो फर्स्ट रैंक पे था। सेकंड रैंक पर जो है एकदम से चंडीगढ़ जो है वो सेकंड रैंक पर आ गया इस बार। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है चंडीगढ़ ने। और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न या हिल स्टेट्स की कैटेगरी है उसमें सबसे अच्छा रैंक जो है वो हिमाचल प्रदेश का आया है। ठीक है। तो ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है ये पैरामीटर्स कौन से मेजर करता है कि जिस जिस हिसाब से वो रैंकिंग देता है। ठीक है। तो 5 तरह के इनेबलिंग पैरामीटर्स हैं, मतलब इनपुट्स के पैरामीटर्स जो हैं। और 2 जो है परफॉर्मेंस के पैरामीटर हैं जो कि आउटपुट के पैरामीटर हैं। इनपुट मतलब क्या हुआ इस कंटेक्स्ट में कि कि जो गवर्नमेंट्स हैं, समझ लो कर्नाटका में ह्यूमन कैपिटल कैसा है, इन्वेस्टमेंट कैसी है, नॉलेज वर्कर हैं कि नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, सेफ्टी और लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, ये एक तरह से इनपुट है। मतलब कि ये चीज़ें अगर प्रेजेंट होंगी, आप इनपुट दोगे इन सब चीज़ों का, अच्छी ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अच्छी दोगे, अच्छे वर्कर दोगे, तो ये सब जो है उसको मेजर कर रहा है इनपुट को। ठीक है। अब आउटपुट किस कंटेक्स्ट में है, इसमें आउटपुट के भी 2 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स रखे हैं कि नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन। मतलब कि इन सब चीज़ों के होने की वजह से, इनपुट आने की वजह से आउटपुट क्या निकलता है, नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन। किस तरह की नॉलेज जो है वो कर्नाटका ने, मतलब आपकी कर्नाटका टॉप स्टेट है तो कर्नाटका ने किस तरह की नॉलेज प्रोड्यूस की है, आउटपुट कैसा दिया और किस तरह की नॉलेज उसने डिफ्यूज़ की है। ठीक है। तो ये दोनों आउटपुट मेजर्स हैं। और इनपुट मतलब अच्छे लोग उनको मिले, मतलब ह्यूमन कैपिटल अच्छे मिले, उनको पढ़े लिखे लोग मिले, अच्छी इन्वेस्टमेंट मिली, तो उसके वजह से उन्होंने अच्छी रिसर्च करके अच्छी जो है नॉलेज आउटपुट दी। तो इनपुट और आउटपुट का आपको मतलब समझ आ गया। ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है क्या। ठीक है। इसको नीति आयोग निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस के साथ मिलके। तो ये इंडेक्स जो है जनरली है वैसे हमारे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसके ऊपर डिज़ाइन किया गया है। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो याद रखना आप, जो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी निकालती है, इंसियाड और हमारा जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ मिलके। ठीक है। तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, वैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमने डिस्कस किया हुआ है। उसी के लाइंस के ऊपर जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी बना है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है यूनिक चीज़ क्या है कि ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है देख रहा कि जो स्टेट्स हैं उन वो कितने पेटेंट्स जो हैं वो बना रही हैं, कितनी ज़्यादा साइंटिफिक जर्नल्स पब्लिश कर रही हैं, या कितना अपने पैसा जो खर्च कर रही हैं रिसर्च के ऊपर। ये जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं मेजरमेंट के वो नहीं देख रहा है, ये उससे आगे जाके बहुत डिटेल्ड में पैरामीटर्स की स्टडी कर रहा है, उसके हिसाब से जो है ये रैंकिंग्स दे रहा है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है 1776 कमीशन रिपोर्ट। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2020 में एक कमीशन बनाया था, 1776 कमीशन। तो उसको जो है वो किस लिए बनाया गया था कि एक तरह से अपने कंट्री में पैट्रियोटिक एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने बनाया था कमीशन। ठीक है।
तो हुआ क्या था कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जर्नलिस्ट थे, एक तरह से जो ऑथर थे, बहुत फेमस ऑथर। तो उन्होंने क्या किया कि 1619 प्रोजेक्ट नाम से एक मैगज़ीन में एक स्पेशल इनिशिएटिव पब्लिश किया, ठीक है। तो उसमें क्या कहा उन्होंने कि 1619 में, मतलब 400 साल पहले, सबसे पहले जो एंस्लेव्ड अफ्रीकन्स थे, जो ब्लैक अफ्रीकन्स जो थे, जो सबसे पहले स्लेवरी के जो अफ्रीकन्स थे, वो वर्जीनिया के जेम्स टाउन में अगस्त 1619 में आए थे, ठीक है। और अब उनको 400 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो इसका मतलब वो कह रहे थे कि जो यूएस की हिस्ट्री है, जो यूएस की इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री है, या यूएस की जो एक तरह से बेसिकली हिस्ट्री है, उसको हमें मतलब कि यूएस का जो बर्थ कब हुआ है, उसको हमें जो है 1619 से मेजर करना चाहिए, ठीक है। 1776 जो है, ये जो जो जनरली हम कहते हैं कि 1776 के आसपास मतलब यूएस का बर्थ हुआ है, तब से मत मेजर करो उसको। उसको मेजर करो कि 1619 से मेजर करो। जैसे कि अभी इंडिया में हम क्या कहते हैं कि 1947 जब हमारे देश को आज़ादी मिली, तब से इंडिया का बर्थ हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर यही सिमिलर चीज़ वो अब यूएस भी मानता है कि 1776 में जो है यूएस बना था, लेकिन ये जो हमारे जो न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट थे, ये कह रहे हैं, निकोले हना जोन्स जिनका नाम है, तो ये कह रहे थे कि नहीं, अमेरिका का बर्थ 1619 में हुआ, जब सबसे पहले एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स जो हैं वो अमेरिका में अराइव हुए थे, ठीक है। तो उसी के काउंटर में जो ट्रम्प थे, प्रेसिडेंट ट्रम्प, उन्होंने बोला कि नहीं, आप हिस्ट्री के साथ डिस्टॉर्शन कर रहे हो। ये कैंसल कल्चर, मतलब जो एक हमारी बेसिक हिस्ट्री चलती आ रही है, उसको सिर्फ आप क्रिटिसाइज़ करने के चक्कर में आप ये फैक्ट्स के साथ बेसिक छेड़छाड़ कर रहे हो। हमारी जो असली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, उसको के अगेंस्ट जाके आप एक तरह से हमको नेशन के बर्थ को आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया था, 1776 नाम से कमीशन बना दिया था, जिसके अंदर जो उन्होंने कहा था कि हमारे जितने भी आगे की जनरेशन्स हैं, उनको अमेरिका की असल हिस्ट्री पता लगनी चाहिए। और 250th जो हमारी एनिवर्सरी है हमारी उसकी यूएस जो कंट्री की, उसको हमको सेलिब्रेट करने के लिए 1776 कमीशन जो है, उसमें जो है एक तरह से एजुकेशन देना चाहते हैं। वो पैट्रियोटिक एजुकेशन, सारे लोगों को असल फैक्ट्स बताना चाहते हैं जो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये उसकी रिपोर्ट अब सामने आई है, जो सितंबर 2020 में बनाई गई थी। तो इसमें कहा गया है कि फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूएस से जो 1776 में पैदा हुआ था, अब वो 1776 की बात क्यों कर रहे हैं, 1776 में जो है यूएस जो है उसका बर्थ हुआ था, एज पर दिस कमीशन ऑल्सो। तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम 1776 कमीशन रखा है। तो उसके बाद फिर आपको पता है, आने वाले टाइम में अगले 5-10 साल में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर जो यूएस है वो एक तरह से फॉर्म में आया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि रिस्टोरेशन करनी चाहिए हमको। ये कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिकन एजुकेशन जो है, हमारी शेयर्ड आइडेंटिटी और फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारी एजुकेशन जो है वो रिस्टोर करनी ज़रूरी है हमको। और जो ये लेफ़्ट हिस्टोरियंस हैं, जो कि हमको स्लेवरी के टाइम पे लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तब यूएस की जो है कंट्री बनी थी, तो इसको वो नकार रहे हैं। और ये कमीशन की रिपोर्ट कह रही है नहीं, 1776 में जो है वो यूएस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। तो उसने अभी रिसेंटली 16th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया है। सेक्शन 46 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आता है ये नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये ओनली डेडिकेटेड डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है पूरी दुनिया में, ठीक है। और ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर वर्क करती है, ठीक है। अब एक नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड है, वो भी न्यूज़ में रहता था, तो इसको भी देख लेते हैं, वो इसी से रिलेटेड है। तो ये एक डेडिकेटेड फंड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना के रखती है, ताकि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी जो डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट्स हैं उनको हेल्प किया जा सके, ठीक है। तो इसका कोर कॉर्पस जनरली 500 करोड़ होता था। और ये 500 करोड़ कहाँ से इकट्ठा किया जाता था, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी लगा के, ठीक है। जैसे सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है एक तरह से सेस लगा के जो है वो पैसा इकट्ठा करके इसमें
कंटिजेंट ड्यूटी में डाला जाता था उसको, ठीक है। अब ये जो एनसीसीएफ था, ये इमीडिएट रिलीफ मेजर्स जो चाहिए होते हैं डिज़ास्टर के टाइम पे, वो प्रोवाइड करने में पैसा देता होता था, लेकिन ये नहीं कि जो डिज़ास्टर के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें एनसीसीएफ का पैसा नहीं लगता था, ठीक है। अब एनसीसीएफ को नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के अंदर मर्ज कर दिया गया है 2010 से, और अब ये एनसीसीएफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड ही चलता आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन आर। तो क्वेश्चन आर, अभी आपको पता है कि हमारी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है गवर्नमेंट ने जनवरी 30 को, तो एक हमारा बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो उसके अंदर ये एक वो आया था टॉपिक कि क्वेश्चन आर जो कि पिछले मानसून सेशन में नहीं था, वो इस बार जो है पार्लियामेंट जो है बजट सेशन में उसको लेके आने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन आर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्वेश्चन आर जो है वो हमारा सबसे पहला फर्स्ट आर है एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग का, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर्स के से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और उसके मिनिस्टर्स जवाब देते होते हैं। अब ये याद रखो कि जो मेंबर्स हैं वो फेलो मेंबर्स, जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, जो मतलब कि मिनिस्टर्स नहीं हैं, चाहे आप समझ लो कि कांग्रेस पार्टी का कोई एमपी जो है वो आम आदमी पार्टी के एमपी के साथ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इट डज नॉट मीन कि सिर्फ मिनिस्टर से ही सवाल पूछे जाएंगे, फेलो एमपी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आर जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है हाउस के, और ये कब कब किया जाता है? ये हमेशा होता है। ये क्वेश्चन आर इन बोथ हाउसेज इज हेल्ड ऑन ऑल डेज ऑफ द सेशन। हर रोज़ किया जाता है इसको, लेकिन 2 दिन जो है इसको हेल्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। एक तो जब प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है बोथ सेशंस को, दूसरा जब फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो यूनियन बजट पेश करते हैं, ठीक है। तो इन 2 दिनों में जो है क्वेश्चन आर नहीं होता, बाकी सारे दिन जो क्वेश्चन आर जो है वो किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पहले जो मानसून सेशन है उसके अंदर क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन आर? अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जो बोथ हाउसेस के, राज्यसभा और लोकसभा के, उनके पास फाइनल अथॉरिटी है कि जो कंडक्ट करने की क्वेश्चन आर को कि करा जाना चाहिए या नहीं करा जाना चाहिए, या फिर कैसे किया जाना चाहिए, उसकी अथॉरिटी जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ बोथ हाउस, मतलब राज्यसभा के केस में जो हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा के केस में लोकसभा स्पीकर जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन आर जो है वो हेल्ड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या फिर किस तरह से उसका कंडक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम S-400। तो अब इंडिया जो है वो हमारे जो इस साल के एंड तक हमको फर्स्ट बैच ऑफ जो S-400 मिसाइल्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि मिलिट्री स्पेशलिस्ट जो है वो उनको रशिया लेके जाके उनको ट्रेनिंग दी जाने वाली है कुछ टाइम में। S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाने वाली है। तो ये रशियन एम्बेसी ने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने लास्ट मंथ भी डिस्कस किया था S-400 मिसाइल के बारे में, तो इसमें काटसा के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन हम थोड़ा सा बस S-400 के बारे में इस बार देख लेते हैं कि मोबाइल है ये, मतलब एक तरह से मूव कर सकते हैं इसको, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि रशिया ने बनाया है, ठीक है। और इसको अभी ये देखो, नेटो जो है, जो यूएस लेड अलायंस है, वो इसको SA-21 ग्राउलर कहता है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में ये पूछा जाए कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड SA-21 ग्राउलर, तो ये भी एक तरह से स्टेटमेंट सही होगी एज पर जो है ये नेटो इसको ऐसा बोलता है, ठीक है। ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। तो ये किसी भी तरह के एरियल टारगेट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या फिर बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स जो है 400 किलोमीटर की रेंज में ही उसको इंटरसेप्ट कर लेगा, और 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर ही उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो एक टाइम पे ये 100 एयरबॉर्न टारगेट्स को मॉनिटर कर सकता है, और 6 जो हैं वो उनको एक साथ ही वो ख़त्म कर सकता है, ठीक है। मतलब नज़र वो एक ही टाइम पे 100 टारगेट्स के ऊपर रख रहा है, लेकिन उसमें से एक ही टाइम पे 6 जो टारगेट्स हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। ये फोर्थ जनरेशन लॉन्ग रेंज रशियन जो है वो ये मिसाइल है, एयर डिफेंस में सिस्टम है, और ये जो है यूएस के जो पैट्रियट सिस्टम है उसके कंपैरिजन का है, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या देखने वाला है? इसके अंदर ये देखने वाला है कि
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है कि इसको सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर डिप्लॉय किया जा सकता है, ठीक है। जैसे समझ लो अगर अब इंडिया और चाइना का कोई इशू हो जाता है, तो लद्दाख जैसी बाउंड्री पे या फिर इवन अरुणाचल प्रदेश में इसको हम कभी भी ले जाके सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर जल्दी जल्दी में इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं, और ये हमारे को एयर डिफेंस देने के लिए सक्षम है, ठीक है। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि 2007 से ये मॉस्को के लिए भी, और जो उनकी जो एरियल एक तरह से डिफेंस कर रहा है, मॉस्को के भी जो एयर डिफेंस है वो यही S-400 सिस्टम्स ही संभाल रहे हैं, ठीक है। इसको रशिया ने क्राइमिया में भी लगा रखा है, और अभी कुछ टाइम पहले सीरिया में भी रशिया के जो नेवल एसेट्स थे उनके प्रोटेक्शन के लिए भी S-400 मिसाइल सिस्टम ही लगा रखा था, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इसके ऊपर आप MCQs कर लेना। आर्टिकल्स में आप ये एक फिस्कल फेडरलिज्म, ये योजना मैगजीन में हमारे आर्टिकल आया है, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है हमारे जो नीति आयोग के CEO हैं हमारे अमिताभ कांत जी, उन्होंने आर्टिकल लिखा था। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको पढ़ लेना। ये भी आपको, जैसे मैंने आपको कल एक वन स्टॉप शॉप दिया था, वैसे ही फिस्कल फेडरलिज्म के टॉपिक पे, ये फिस्कल फेडरलिज्म के टॉपिक पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, और इसको आप सेव करके रख लेना, ठीक है। सो विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।